अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, मुल्की सियासत में हिजानी कैफियत है। गिरफ्तारियाँ, धमकियाँ, बड़कें, दावे, पेशन गोइयाँ, सब कुछ चल रहा है। सियासी रहनुमाओं ने मुल्की सियासत को मौला जट का रूप दे डाला है कि बैठकर डायलॉग करने की बजाय एक दूसरे को धमकियाँ देकर मात देना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से कहते हैं कि आप पंजाब आकर दिखाएं। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वो तैयार हैं कि PTI लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद आए तो उनसे निपटेंगे। उसी आवाम का वज़ीर दाखिला और उसी आवाम का पंजाब, एक ही जुर्म और कानून, जबकि एक ही सिक्योरिटी फोर्सेस। लेकिन हो क्या रहा है? जिसकी ताकत या इख्तियार उसका अपना कानून और अपने ज़ाब्ते। राना सनाउल्लाह ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर इमरान खान हुजूम को लेकर इस्लामाबाद आए तो उन्हें पकड़कर उल्टा लटका देंगे। कुछ दिन पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने भी कहा कि राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ उल्टे भी लटक जाएं तो कुछ नहीं कर सकते। अब इस सियासी मुठभेड़ में दोनों फ्रीकैन के दरमियान ज़िमनी इलेक्शन का एक मैदान भी कल सज रहा है। ये उन्हीं सीटों पर होने वाला इलेक्शन है जो तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली हैं जिन्होंने इस्तीफ़े दिए थे। इस्तीफ़े तो सब ने दिए, लेकिन मौजूदा हुकूमत के स्पीकर असम्बली ने सिर्फ 11 अरकान के इस्तीफ़े कबूल करके उन्हें इलेक्शन कमीशन को भिजवाया, जबकि बाकी 112 इस्तीफ़े अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। यही वजह है कि इमरान खान ने कौमी असम्बली की तकरीबन सभी सीटों पर खुद इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का फ़ैसला किया है, और ये भी एक सॉर्ट ऑफ एहतजाज ही है, क्योंकि जीत के बाद उन्हें फिर भी एक ही सीट के अलावा अब बाकी तो सब छोड़नी है, यानी इस्तीफ़े देना होंगे और फिर सीटें खाली और फिर से ज़िमनी इलेक्शन का वही सारा प्रोसेस दोबारा से होगा। इमरान खान के इस एहतजाज और तहरीक का अवलीन मुतालिबा अर्ली इलेक्शन की तारीख़ है। वो नहीं चाहते कि ये हुकूमत अपना वक्त पूरा करे, जबकि मौजूदा हुकूमत इमरान खान के एहतजाज, लॉन्ग मार्च को सख्ती से रोकना तो चाहती है, लेकिन ऐसे किसी भी मुतालिबे को किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है। 13 जमातों के इत्तेहादी हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान टकराव की सियासत मुल्क और कौम के लिए किस कदर ख़तरनाक है, क्योंकि इस गैर यकीनी की कैफियत का डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है ये मईशत पर पड़ रहा है और आवाम गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। शेख साहब, अब तो आप भी कह रहे हैं आर करो पार करो, वर्कर भी ये चाह रहा है और हर बार इसी उम्मीद के साथ खान साहब के जलसों में आ रहा है कि शायद आज के जलसे में ऐलान हो जाए लॉन्ग मार्च का, शायद आज के जलसे में खान साहब जो है वो डेट दे दें। इंतज़ार किस बात का है, डिले किस बात का है? कहीं फिर तो नहीं कोई बातचीत चल रही इमरान खान साहब की किसी के साथ, और आपको शायद ये लग रहा हो कि दोबारा से ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगा दे कोई खान साहब को? मुझे अल्लाह पे भरोसा है कि इस इतवार से जो सुबह आएगी अगली इतवार तक कॉल दे देगा इमरान खान। मसलों का कोई ना कोई रुख बन जाएगा, अच्छा या बुरा। और ट्रक की बत्ती के पीछे तो उसी दिन लग गए थे जब हमारे खिलाफ अदम एतमाद हो गया था, और खान साहब को यकीन था कि अदम एतमाद नहीं होगा। और मैं तो बहुत पहले कहता था, आप लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मैं जमहूरियत दुश्मन हूँ और उधर मिला हूँ। जी आप कहते थे असम्बली तोड़ दो, इस्तीफे दे दो, बिल्कुल आप कहते थे, ऑन रिकॉर्ड है आपकी बातें। तो अब मुझे अब अल्लाह से उम्मीद है कि ये बड़े अहम दिन है, 15 दिन, तो 15 दिन नवंबर के भी लगा ले, 30 लगा ले जी। 30-40 दिनों में सियासत जो है ये किस करवट लेती है, ऊंट किस करवट बैठता है, जो भी अहम फैसले हैं अच्छे या बुरे, बुरे भी हो सकते हैं, वो हो जाएंगे। ये किस कॉन्टेक्स्ट में आप ये 30 दिन कह रहे हैं? सिर्फ लॉन्ग मार्च के तनाजुर में आप ये बात कर रहे हैं? ऑल दी वे पाकिस्तान की सियासत में 30 दिन अहम है और इसमें सारे फैसले हो जाएंगे। कॉल भी आ सकती है, मसले भी तय हो सकते हैं। बाइडन ने जलती पे पेट्रोल डाला है, कौम की नफरतों में इजाफा किया है और साम्राज्य की साजिशों को बेनकाब किया है। और वो जिनके अकाउंट्स बाहर होते हैं, जिनकी जदादें बाहर होती हैं, जो एक्सपोज होते हैं, जो आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकते, फिर वो यही कहते हैं कि उनका कहने का मतलब ये नहीं था, उन्होंने सरे राह कह दिया और इस हुकूमत की तजलील कर दी। शुक्र है कि पाकिस्तान के एटॉमिक जो सारा सेटअप है वो अजीम फ़ौज के हाथों में है और अजीम लोगों के हाथों में है, वरना इन लोगों के साथ हाथों में होता है जिनके
अकाउंट फॉरन है और जिनकी जायदादें बाहर हैं, ये तो बेचने और सौदागर लोग हैं, बिकने और बकना इनकी आदत है। ये फौरन इस इतनी जो हमारी सालमियत की निशानी है और हिंदुस्तान से हम रवायती जंग नहीं कर सकते, यही एक दिफा है। और मुझे फ़ख्र है कि मैंने 2 अजीम लोगों की कब्र बनाने में, मैं कब्र ही बना कह सकता हूँ, डॉक्टर कदीर साहब की। मैं तो चाहता था वो फैसल मस्जिद के सामने दफन हो, और एक और साहब जिनका बड़ा वहाँ रोल था, दोनों की। और मुझे फ़ख्र है कि उन्होंने तदफीन होना भी पिंडी में ही पसंद किया, ब्रिगेडियर टीपू की बात कर रहा हूँ। और डॉक्टर कदीर साहब की मैंने कब्र बनवा दी थी फैसल मस्जिद के सामने, लेकिन उनकी बेटी और बेगम ने कहा नहीं, उन्होंने जगह सेलेक्ट की हुई है, फिर मैंने वहाँ जाके कब्र बनाई। और लेकिन इस मुल्क की एटॉमिक, पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी है, उस ऑर्गेनाइजेशन को कोई नहीं छू सकता, कोई माई का लाल नहीं छू सकता। ये कौम उसके खिलाफ भरपूर मजामत करेगी और कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा पाकिस्तान। जी हाँ, बिलावल भुट्टो ने भी कहा है कि अमेरिकी सफीर को बुला के डिमार्च करेंगे हम लोग, एहतजाज होगा बिल्कुल इस पर। मुझे तो ये भी उम्मीद नहीं है इनसे। ये तो गुलाम लोग हैं, चापलूस लोग हैं, अमेरिकन गुलामी में पैदा होने वाले लोग हैं। ये हमारे वजीर खारजा हैं, लापता हैं, गुमशुदा हैं, पता नहीं किधर हैं। और वो नारंडा नहीं गए, उनकी दादी के नानी मर गई थी, वरना वहाँ भी जा रहे थे। और क्या हो रहा है मुल्क में जी? मुल्क में बैठ गया, मुल्क माशी तौर पे बैठ गया। आज खुद इसहाक डार ने कह दिया कि 27 बिलियन डिफॉल्ट ही हो गया आज के दिन। आज मुल्क डिफॉल्ट हो गया, मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, माफी के साथ सारी कौम के सामने हाथ जोड़ता हूँ। इसहाक डार ने 1 अरब रुपया ज़र मुबादला के ज़फ़ायर, भाई वो कह रहा है कि हमें पेमेंट का शेड्यूल 27 बिलियन है, इनका बाप करेगा। नोट तो ये छाप लेते हैं 5,000 रुपए वाले, जो बांटने के लिए मेंबरों को 25-25 करोड़ रुपया, फिर कराची से भी मंगवा लेते हैं, पेशावर से भी डालों में मंगवा लेते हैं। अनकरीब वो फोटोएं आएंगी जो मेंबरों को 20-25 करोड़ रुपए दिया गया कि वो डालों में नोट कैसे आ रहे हैं, ऊपर चादरें कैसी डाली जा रही। और ये सबसे दिलचस्प वीडियो होगी पाकिस्तान। लेकिन वक्ती रिलीफ देकर तो डार साहब ने अपने आप को हीरो बना लिया है। वक्ती रिलीफ दिया, देखें डॉलर नीचे आ गया है और कीमतें कम कर रहे हैं। वो बिजली भी आज 4 रुपए उन्होंने कम कर दी है। कहाँ आ गया? अभी तो 2 जो मर्जी कर लें, इनके बस का रोग नहीं है। 4 रुपए कम करके एक यहाँ एसी चलता है, 80,000 रुपए का बिल मेरा, मैं तो दे सकता हूँ। यहाँ ऐसे लोग हैं जिनको 17,000 रुपए का बिल आया, वो लेके वाली आ जाते हैं कि 30,000 रुपया बच्चा तनख्वाह पे काम करता है, एक 25,000 रुपये पे काम करता है, 17,000 बिजली का बिल है। सही है। और आटे का, और मैं आपसे क्या अर्ज करूं? अच्छा शेख साहब ये भी बता दें, एक तो आप कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च हो, एक जुमला मुझे बोलने दें प्लीज, बोलें। होगा लॉन्ग मार्च, नहीं होगा तो सियासत जो है हमारी खराब हो जाएगी। यही मैं पूछने वाली हमारे थी साथ जो कि ना होने का भी ऑप्शन है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता। मेरे ख्याल में नहीं है, किसी का मुझे पता नहीं। खान साहब से मेरी इस पे बात नहीं हुई। मैंने जलसा आम में उनको परसों कहा, उन्होंने कहा जो बात आती है तो कह देता है। मैंने कहा जनाब अब नहीं या कभी नहीं। लोग थक गए, मैं थक गया हूँ जी 6 महीने का। मैं तो बाहर जाना, चीन ने मुझे उनकी कल के 18 को उनकी कांग्रेस का इलेक्शन है, उन्होंने कहा हर दफ़ा आते हैं, तो मैंने कहा इस दफ़ा इस वक्त गया तो लोग कहेंगे लो जी ये भी नर्स गया जी। सही। अच्छा, लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा क्या? क्योंकि जिस तरीके से विफाकी हुकूमत तैयारी कर रही है तो लगता है कि कुछ होने वाला है। खूनी मार्च होगा, जिसकी बातें आप लोग 25 मई को जो कुछ हुआ उस लॉन्ग मार्च पे भी कहते थे, आप ही कहते थे। खूनी मार्च भी हो सकता है, जिसकी वजह से हुकूमत कहती है हम लोग तो डर गए थे। तो अब भी वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पता नहीं आप लोग दंगे करने आ रहे हैं, फसाद करने आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं आप लोग। इसीलिए हुकूमत कह रही है कि इमरान खान घर से निकले तो अपनी जान अल्लाह की अमान में देकर निकले, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। सर जी इनकी किस्मत ख़राब है। वो मनहूस वक्त था जब इन्होंने हल्फ उठाया। इन्होंने अपनी सियासी कब्र खो दी है। इनका स्वयं भी नहीं होगा। और ये कंटेनर लगाएंगे, इस्लामाबाद के लोग अंदर से निकल आएंगे। ये 25 या 27 किलोमीटर बाराकोह से लेके और इधर रवात तक और तरनोल तक क्या करेंगे? ये इस्लामाबाद में खाने नहीं मिलेंगे। अभी तो मैं बताना नहीं चाहता कि वहां एक कब्र पहले ही बनी हुई है सेक्रेटेरिएट के आगे। ये मैं जवानी की बातें कर रहा हूं।
और उस दिन मैंने गुजरते हुए देखा कि उस पर झाड़ियाँ शाड़ियाँ इन्होंने छुपी छुपाई हुई थी, कब्र थी वहाँ पे। अच्छा, कब्र नहीं होनी चाहिए, वरना इनकी सियासी कब्र जो है वो इज्तिमाई होगी, इज्तिमाई सियासी कब्र होगी इनकी। और लोग जितनी नफरत इनसे कर रहे हैं, और इस नफरत में राना सनाउल्लाह ने जितना पेट्रोल गिरा है और जितनी इमरान खान की खिदमत की है वो किसी ने नहीं की। नहीं, लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंच जाता है तो क्या आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप लोग जाकर वहाँ मुतालबा करेंगे, नए इंतखाबात का ऐलान हो जाए या हुकूमत घर चली जाए? सब कुछ होना इतना आसान है? ये सब कुछ ऐसे हो जाएगा जैसे आप लोग जो उम्मीदें आप लोग लेकर जा रहे हैं, इतना ही आसान है इस हुकूमत को घर भेजना या ज़बरदस्ती उनसे इंतखाबात की तारीख लेना? क्या करेंगे लॉन्ग मार्च? मैं कहती हूँ 20 लाख लोग भी चले जाएं, व्हाट नेक्स्ट? क्या करेंगे? मैं कहता हूँ 1 लाख लोग भी आ गए तो मसला तय हो जाएगा। 20 लाख तो पीटीआई का इससे भी ज्यादा सोच होगी। मैं कहता हूँ 25,000 20,000 लोग इस्लामाबाद के अंदर से भी निकल आए तो इनका खेल खत्म, पैसा हजम, फक्की होगी इनके लिए। सर जी, लोगों का चूल्हा नहीं जल रहा, आप सियासत कर रहे हैं। मैं आपको आपके टीवी पे लाइव कह रहा हूं कि मेरे हाथ से हल्का निकलता जा रहा है जी। लोग कहते हैं, लोग अब क्या कहते हैं, लोग कहते हैं जी आपने तो अपने मसले सारे हल कर लिए। मसला तो हमारा है कि हम किराया नहीं दे सकते दुकान का। जहां 14 सेल्समैन मुशर्रफ के दौर में काम करते थे, वहां 4 भी नहीं रह गए। गाहक ही नहीं है मंडियों में जी। लोग कहें खाना खाएं या कि कोई और कॉस्मेटिक्स खरीदें, उजाड़ पड़े हैं बाजार, लंडे में रश है, सेकंड हैंड दुकानों की, जूतों की दुकानों पे रश है। फ्रेश माल का कोई गाहक नहीं नजर आ रहा सवाए आटा, दाल, चीनी और दालों के। लेकिन शेख साहब ये बातें, इस दफा ईद मिलादुन्नबी के मौका पर ये कसाई सारे मेरे सपोर्टर हैं। सुबह वो मेरा नाश्ता करते हैं ईद मिलादुन्नबी वाले दिन। जो इस शहर के कसाई हैं, मेरा नाश्ता सुबह उनसे शुरू होता है ईद मिलादुन्नबी के जुलूस पे। खुदा को गवाह बना के कहता हूं, उन्होंने मैं कहा जी कोई ऑर्डर ही नहीं आया गोश्त का इस दफा। लोगों ने दाल ही बांटी है। सही, ये इन मसाइल की हकीकत से तो इनकार है ही नहीं शेख साहब। और कम बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमें भी इन मसाइल का दराक है। मेरे पास तो यही मसले हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि इस्लामाबाद लोगों को ले जाएं, लोगों की जान का। बीबी, मैंने आपको आसान बात कह दी है कि 45 दिन में आपको मैं 45 दिन बाद इंटरव्यू दूंगा। उस वक्त के सारे सियासी हालात जरूरी नहीं अच्छे हों, अच्छा, बहुत ही बुरे हो सकते हैं। 45 दिन में कट्टी कट्टा निकल आएगा। एहतियातन मैं 30 नवंबर कहता हूं, वैसे टीवी में 15 नवंबर पे मैं कायम हूं। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर में 6 महीने का चीख रहा हूं। ये मेरी सियासी सोच है, उस पर बाइडन ने आज पेट्रोल डाल दिया और मेरी बात सच होने जा रही। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, सफ़ेद को स्याह किया जा रहा है, स्याह को सफ़ेद किया जा रहा है। वो ऐसे केसेस जो ओपन एंड शट केसेस थे, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, जिसमें शहजाद अकबर साहब जो थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इतने सबूत दिखाते थे, पलंदे लेकर आते थे, 100 गवाह पेश किए गए। उसके बाद जिस तरीके से बरी हो रहे हैं, बाइज्जत बरी हो रहे हैं, ये हो क्या रहा है शेख साहब? वो गलत था या जो आज हो रहा है ये गलत है? ये इमरान खान की खिदमत हो रही है। इमरान खान को मजबूत और मकबूल बना रहे हैं, उसकी शोहरत को शोराए आफाक बना रहे हैं। जितनी गलतियां ये कर रहे हैं सब इमरान खान के फ़ायदे में जा रही हैं, वरना यहाँ जेलें भी टूटती नहीं हैं, यहाँ मुशर्रफ पे हमला करने वाले कैदी भी भागते रहे। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद इतना बुरा लोगों ने महसूस नहीं किया शहबाज और हमजा का रहा होना। इतना लोगों ने बुरा नहीं किया। और जो टेलीफोन चोर है, मैं ये कल कह चुका हूं, कहते अच्छा नहीं लगता, कबूतर चोर तो जमानत नहीं हो रही, टेलीफोन चोर की जमानत नहीं हो रही। मेरे सपोर्टर ऐसे ही हैं, डेंटर, पेंटर, वेल्डर, मकैनिक, कबूतरबाज, मोची, दर्जी, धोबी, मुर्गियां लड़ाने वाले। वो कहते हैं हमारे यहाँ तो पुलिस रेड करती है, जुमे वाले दिन हमें मुर्गे नहीं लड़ाने देती। कबूतरबाज कहता है कि हफ्ते को जनाब अली SHO हमसे भत्ता मांगता है और हमारे कबूतर चोरी होते हैं और SHO जो है वो हमारी सुनता नहीं है। और अगर कबूतर चोर पकड़ा जाए, टेलीफोन वाले क्या डेटा इकट्ठा करेंगे, टेलीफोन चोरी जिन्होंने किए हैं अगर पकड़े गए हैं सच या झूठ, उनकी जमानत नहीं होती पाकिस्तान में, कोई जमानत देने वाला भी कोई नहीं है। आज मैं गया हूं अटक में, एक ऐसा वक्त आ गया
एक ऐसा वक्त आ गया कि लोग, हम शेख रशीद ये कह रहा है जो 16 दफ़ा वजीर रहा है, कि लोग कहते हैं कि शेख साहब 2-4 ऐसी रजिस्ट्रियाँ रख लो जमानतों के लिए, केस तो रोज़ ही हो रहे हैं, हमारी सारी जायदाद ज़ाया हो जाती है, ठप्पा लग जाता है। जमानत जो उनसी 1 लाख की है या 5 लाख की है, हम अपनी दुकान या बेच ही नहीं सकते क्योंकि रजिस्ट्री आपकी वजह से ख़राब हो जाती है। ये हाल है। सही, लेकिन शेख साहब इदारे भी वही हैं, अदालतें भी वही हैं, FIA भी वही है। जब सब लोग राग गलापते थे, इन लोगों की करप्शन का सबूत दिखाते थे, तो इसका मतलब तो ये हुआ जिसके पास ताकत है, इदारे उसके मातहत हैं, उसी का कानून है, सब कुछ उसकी मर्जी के तहत होगा, हर इदारा उसके मातहत होगा। फिर तो ये सिस्टम हो गया हमारे मुल्क में। एक जवानी में मैंने फिल्म देखी थी कि दुल्हन वो जो पिया मन भाए। सो ये सारी वो दुल्हनें हैं जो पिया को पसंद है, एक रात की चौखट पे सजदा करने वाले और सब लोग। मैं तो ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि शायद पाकिस्तान में हम मिन हैसुल कौम हमारा मेयार बहुत गिर गया है। मैं तो आसफ जरदारी या ये क्या है, बदनाम ज़माना नाम है, और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ गाली देने वाले नाम है, राना सनाउल्लाह गाली देने वाले नाम है। मैं मिन हैसुल कौम कहता हूँ, मिन हैसुल कौम कहता हूँ। अभी ईद मिलादुन नबी गुजरी है तो हम वहाँ स्टाल लगाते हैं, तो लोगों ने जश्न ईद मिलादुन नबी पे भी हमसे वो टोलियाँ जो गुजर रही थी, आगे से चौथा हिस्सा भी नहीं थी, वो यही बात कर रही थी जी कि साड़ा कुछ करो, साड़ा कुछ करो, मर गया। तो ये NRO 2 है या नाकिस FIA की नाकिस प्रोसिक्यूशन का नतीजा है? नहीं जी, सारी प्लानिंग है, सारी डील है, सारी डील का हिस्सा है, सारा NRO 2 है। इमरान खान बिल्कुल दुरुस्त कहता है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हुई है इनकी इन केसेस पर। देखें, आप मेरे मुंह से हमेशा वो बात निकलवाना चाहती हैं। मैं, देखें, मेरे से उनकी मेहरबानों की तल्लकात जो है, आप इस जगह है कि शुक्र है उन्होंने बुरा नहीं मनाया। मैंने उनको कहा बार बार, हमेशा जब आप मेरा इंटरव्यू लेना चाहती हैं मेरे मुंह से एस्टेब्लिशमेंट और फौज निकलवाना चाहती हैं, इसीलिए मैं आपको अवॉइड करता हूँ। मैंने उनको हाथ जोड़ के कहा कि मैं, आप यही कहती हैं, पिछला इंटरव्यू देखें ना, उसमें भी आपने यही कहा, मैंने सवाल किया। सो मैंने हाथ बांध के सारी कौम के सामने ये कहा कि मैं नस्ली और असली हूं, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूंगा, तहरीक कामयाब हो नाकाम हो, लाल हवेली से निकलूंगा जी। और लाल हवेली में इंटरव्यू दे रहा हूं आपको, मैं चीन भी नहीं जा रहा। और रबीउल अव्वल में और रमज़ान में मैं ज़रूर जाता हूं, रोज़ा रसूल पे एक दफ़ा ज़रूर जाता हूं, तो वो भी नहीं गया। इसीलिए नहीं गया कि कोई ये ना कहे कि लड़ाई सही है या जिद्दोजहद का बिगल बजा तो इन्होंने बहाना तराश कर लिया। अच्छा, क्या वाकई 3.5 सालों में आप लोगों के पास कोई ताकत नहीं थी? हुकूमत तो थी लेकिन इख्तियारात नहीं थे आप लोगों के पास, जो खान साहब आज 3.5 साल के बाद कह रहे हैं? क्योंकि पिछले उनके सारे इंटरव्यूज़ के क्लिप्स निकाल के देख रहे तो वो कहते थे हम और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं, सारे फैसले मुझसे पूछ के होते हैं, मेरी सारी इनपुट बीच में होती है। अब समझ में नहीं आता ना कि आज ठीक था या कल ठीक था जो कहते थे खान साहब। आप इमरान खान का सवाल उससे पूछें, आखिरी 2-3 महीने हालात ख़राब हो गए थे, और जब ये हालात ख़राब हो रहे थे या हो गए थे तो सभी को, आपको भी नज़र आ रहा था कि हालात ख़राब हो रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब, मेरे बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई है। तवक्को के ऐन मुताबिक पाकिस्तान के एटमी असासों की सिक्योरिटी पर अमेरिका आज सवाल उठा रहा है। अमेरिका को पाकिस्तान का फौजी साथ भी चाहिए और इस इत्तेहादी फौज को कमज़ोर भी समझता है। 9/11 के वाक़े में अपने मरने वालों का अफगानिस्तान में बदला लेने के लिए पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी बनाना है, मगर फिर हम पर दोहरी पॉलिसी अपनाने और तालिबान को सपोर्ट करने का इल्ज़ाम भी लगाना है। अफगानिस्तान से पुरअमन इनखला के ज़रिए अपने फ़ौजियों को निकालने के लिए पाक फ़ौज का कंधा भी इस्तेमाल करना है, और फिर हमें ही दुनिया की ख़तरनाक तरीन कौम का जो है वो लक़ब भी देना है। डू मोर और डू मोर का अमरीकी मुतालिबा कभी पूरा नहीं हुआ, तो क्या अब एक बार फिर अमरीकी सदर जो बाइडन का ये जो बयान है, क्या ये फिर किसी डू मोर का मुतालिबा है?
अगर अब भी किसी डोमोर के पेशे नज़र ये बयान दिया गया है तो पाकिस्तान हमेशा की तरह एब्सोल्युटली नॉट ही कहेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कल अपने एक बयान में कहा कि मेरे नज़दीक शायद दुनिया के ख़तरनाक तरीन ममालिक में से एक पाकिस्तान है और इसके पास मौजूद जौहरी हथियार महफूज नहीं। अमरीकी सदर के इस बयान को गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद करार दिया जा रहा है। अमरीकी सदर के इस बयान को लेकर मगरबी और भारतीय मीडिया खूब प्रोपेगेंडा कर रहा है। अमरीकी सदर ने अपने इस बयान में पाकिस्तान के एटमी असासों को गैर महफूज करार देने की ना तो कोई दलील दी है, ना ही कोई वजह बताई है, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला दिया, ना ही किसी सिक्योरिटी ब्रीच की बात सामने आई। तो ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट के पीछे फिर आखिर कहानी हो क्या सकती है? ये पाक अमरीका ताल्लुकात पर एक बहुत बड़ा सवाल हो सकता है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ट्विटर पर अमरीकी सदर को जवाब देते हुए 2 सवाल पूछे। पहला ये कि दुनिया भर में पाकिस्तान ने न्यूक्लियराइजेशन के बाद कब जाहरियत का मुजाहरा किया, बहसियत साबिक वज़ीर आज़म अपने कमांड एंड कंट्रोल की तारीफ करते हुए। दूसरा सवाल इमरान खान ने किया और जो बाइडन से पूछा वो ये कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है इस हवाले से। अमरीकी सदर के बयान पर फिर रद्दमल देते हुए वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने अमरीकी सदर के बयान को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि बैनुल-अक़वामी एजेंसीज एक बार नहीं कई बार तस्दीक कर चुकी हैं कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बिल्कुल महफूज है। क्या कह रहे हैं वो ज़रा देखिए। अमरीकी सदर ने जो पाकिस्तान के बारे में शुकूक शुबहात का इजहार किया है वो बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान का जो एटमी डिटरेंट है उसको बैनुल-अक़वामी एजेंसियां एक दफा नहीं दर्जनों दफा तस्दीक कर चुकी हैं कि हमारा जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम वो बिल्कुल महफूज है और पूरी तरह उसके ऊपर हर किस्म की जो प्रोटेक्शन होनी चाहिए बैनुल-अक़वामी तौर पर वो मौजूद है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने भी वज़ीर आज़म के साथ मुशावरत के बाद अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हुए कहा कि अमरीकी सफ़ीर को तलब करके डिमार्श करेंगे। As far as President Biden's statement is concerned, I have discussed it with the Prime Minister and we have summoned the Ambassador of the United States to Pakistan, Mr. Donald Bloom, to the Foreign Office of Pakistan for an official démarche. As far as the question of the safety and security of Pakistan's nuclear assets are concerned, we meet each and every international standard in accordance with the IAEA as far as the safety and security of our nuclear assets. अब सवाल ये पैदा होता है कि अमरीकी सदर का बयान पाकिस्तान न्यूक्लियर असासों की जॉइंट कस्टडी हासिल करने के लिए क्या ये गेम प्लान है या मामला कुछ और है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वज़ीर ख़ारिजा खुर्शीद क़सूरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया क़सूरी साहब आपका। क़सूरी साहब, आपके ख्याल में अमरीकी सदर की तरफ से ये गैर जिम्मेदाराना जो स्टेटमेंट दी गई है पाकिस्तान के जौहरी असासों को लेकर, क्या वजह हो सकती है इस स्टेटमेंट की, क्या बुनियाद हो सकती है? देखिए, प्रेसिडेंट बाइडन का जहाँ तक सवाल है, उन्होंने इसकी पहली बात तो यह है, काश अगर वो कहते हैं कि जी जो भी उन्होंने वर्ड्स इस्तेमाल करनी मैं नहीं रिपीट करना चाहता, तो उसकी कॉजेज़ में एक अमेरिका का अपना रोल रहा है, काश उसका भी वो जिक्र करते। सोवियत यूनियन के वहाँ अफ़गानिस्तान में आने के बाद और उसके बाद 9/11 के बाद, तो जो भी वो कॉन्सिक्वेंसेस जो भी सिचुएशन बता रहे हैं, एक तो वो है। जहाँ तक उनका जनरल स्टेटमेंट है, उसको बिल्कुल घबराने की इतनी ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह क्या है, ये मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं अमेरिका में, और मिड टर्म इलेक्शंस के लिए उन्होंने एक अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी के से बात करते हुए उसके ऊपर लेजिस्लेटर से अपनी कामयाबियां ये गिनवाई हैं कि देखें जी, मैंने ऐसी कामयाब खारजा पॉलिसी की है कि रूस और चीन भी जो हैं वो बहुत, उनको मैंने एक तरह किनारे पे लगा दिया है। अजय अपनी तारीफ, क्योंकि ख़तरा यह है कि जो मिड टर्म इलेक्शन है इसकी वजह से यूक्रेन जंग के अलावा जो ऑयल प्राइसेस राइज हो रही हैं, जितने सर्वेज आ रहे हैं उसमें लग रहा है कि वो बुरी तरह से हारेंगे इलेक्शन, ये जो मिड टर्म में कांग्रेशनल इलेक्शन। ये मिड टर्म इलेक्शन में इस तरह की स्टेटमेंट देने से बाइडन को क्या फायदा होगा? इंडिया में इलेक्शंस हो तो पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात उभारे जाते हैं। वो मैं बता रहा हूँ ना क्या फायदा होगा। मेरे हिसाब से ये मोमिल बयान है। पहली बात तो यह है, आपने पूछा क्या फायदा होगा। हाँ। उनकी रेटिंग्स नीचे जा रही हैं और उन्हें कहा जा रहा है कमजोर सदर है, और
वो ये बताना चाह रहे हैं कि वो कमजोर सदर नहीं है, निशानदेही अपनी तरफ से कर रहे हैं, बड़े भोंडी किस्म की निशानदेही है। जहां तक पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, मैंने इससे डील किया है। मैं नेशनल कमांड अथॉरिटी का वाइस चेयरमैन था। मुझसे ज्यादा बहुत कम लोग जानते हैं कि कितना सेफ है। हमारे पास हमने पर्सनल की सेफ्टी का प्रोग्राम रखा हुआ है, ह्यूमन सेफ्टी का प्रोग्राम रखा है। हमारे एसेट्स क्वाइट अपार्ट फ्रॉम अदर फैक्टर्स IAEA उससे कंप्लीटली सेटिस्फाइड है। और जब हम पे चार्जेस भी लगाए थे, उस वक्त मैंने हैंडल किया था जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था, ये जो AQ खान साहब का अफेयर है जिसमें कोशिश की गई थी कि पूरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को घसीटा जाए, तो मैंने साबित किया था दलाइल से कि कोई गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक इंडिविजुअल है, क्योंकि सिर्फ एक सेंट्रीफ्यूज का एक सैंपल किसी मुल्क में पकड़ा गया था। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती तो जो ट्रिगर मैकेनिज्म है, एरोडायनामिक्स है, देयर आर 20 अदर थिंग्स व्हिच आई कैन टॉक अबाउट, उस पर कोई दलील नहीं आई थी। उस वक्त भी पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सेफ था, आज भी सेफ है। मतलब कि कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर यह बयान नहीं है बाइडन का, प्रेसिडेंट बाइडन का, और ना ही कोई इंफॉर्मेशन है उनके पास। जिस तरह आप कह रहे हैं मिड टर्म इलेक्शंस ही एक वजह हो सकती है अपने आप को मजबूत सदर प्रेजेंट करने के लिए, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। अगर उनके पास कोई है तो बता देते। हाँ। कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट ही है ना। हाँ। स्टेटमेंट ही है उनका। साथ साथ उसमें एक अच्छी चीज भी आई है, और वो ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है उसका अगर आप पूरा टेक्स्ट पढ़े जाके, जो स्टेट डिपार्टमेंट की साइट के ऊपर है, उसके अंदर पाकिस्तान को जिक्र नहीं है। पहले जिक्र, लोग तो वावेला कर रहे हैं कि हमारा जिक्र नहीं है। मैं खुश हूं कि नहीं है। उसकी वजह क्या है कि पहले जब जिक्र आता था या अफगानिस्तान के सिलसिले में आ जाता था या कोई और सिलसिले में आ जाता था, यानी इंस्टेबिलिटी। अब एक इशारा यह दिया जा रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप ऑन इट्स ओन है। ये नहीं है कि अफगानिस्तान में कोई गड़बड़ है तो पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है, पहले ज्यादातर उसका था। मुझे कोई घबराहट इसलिए नहीं कि पाकिस्तान माशाल्लाह उसके न्यूक्लियर एसेट्स भी सेफ है, उसकी फौज भी मजबूत है। ठीक है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि हम अमरीकी सफीर को बुलाकर डिमार्च करेंगे। आपको लगता है इट्स इनफ? ठीक है इतना एहतजाज करना, डिमार्च करना? जी जरूर करना चाहिए डिमार्च, जरूर डिमार्च करना चाहिए कि ऐसे बयानात उनको नहीं देने चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, और सारी कौम को इसको मैं समझता हूँ यही समझती है कि ये एक गैर जिम्मेदाराना बयान है, और जो उनकी लोकल सियासत है उसमें पाकिस्तान को ना घसीटें तो बेहतर है। और बाकी जो जहां तक ताल्लुक है, उन्होंने इनसिक्योरिटी का जिक्र पता नहीं किस लिहाज से कोई वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं कि डिवाइडेड हैं या क्या हैं। और भाई हिंदुस्तान में जो आज हालात हैं, जहां हिंदुत्व का प्रचार किया जा रहा है, जहां अमेरिका की अपनी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन अटैक कर रही हैं, जितनी डिवीजन इंडियन सोसाइटी में है, चाहे वो सिख हो, चाहे दलित हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, मुसलमानों का तो हाल ही छोड़ दें, वो तो खुद कौम बटी हुई है इंडिया और पाकिस्तान में डिवीजन्स का जिक्र कर रहे हैं। सही। जिस तरह आप कह रहे हैं कि अमेरिका को चाहिए अपनी लोकल सियासत में पाकिस्तान को ना घसीटे, लेकिन जब यहाँ पर आपको पता है एक अमरीकी साजिश का बयानिया जो कल भी चला, जो आज भी चल रहा है, जो इमरान खान लेकर चल रहे हैं, अमेरिका आपको लगता है कि इन चीज़ों को जो पाकिस्तान की अपनी सियासत में अमेरिका को इन्वॉल्व करना, उसको बॉदर करते हैं? आज हम भी तो कह रहे हैं कि उनको नहीं चाहिए कि हमें बॉदर करें, हमें इन्वॉल्व करें, लेकिन जब पाकिस्तान इन्वॉल्व करता है तो वो बॉदर करते हैं। देखिए मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं एक पाकिस्तानी नेशनलिस्ट हूँ। मैं सियासी फॉरेन पॉलिसी को सियासी फुटबॉल नहीं बनाता। आपके मैं डायरेक्ट सवाल का जवाब दूंगा और सिर्फ उसी पे अपना मैं इख्तिताम करूंगा। मुझे इंटरेस्ट नहीं कि इसके ऊपर मुख्तलिफ कमेंट्स आ रहे हैं। मैं उन कमेंट्स पे इसलिए नहीं करता कि कमेंट पे करने से मेरे ख्याल में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी मैंने हैंडल किया 5 इयर्स, मैंने फॉरेन ऑफिस को हेड किया, इसलिए मैं हर वक्त लफ्ज जो बोलता हूं वो जचा तुला होता है, और मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब मेरे साथ थे, वज़ीर ख़ारजा, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। जहां एक तरफ इसहाक डार के आने से डॉलर नीचे गया, वहां दूसरी तरफ मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में भी वाज़ेह कमी हुई।
डॉलर की कीमत में तो कमी होना शुरू हो गई, लेकिन महंगाई कम नहीं हुई। मुआशी मंडी की सूरत हाल में बेहतरी तो आई, मगर अशियाए खुर्दनोश की कीमतों को कम नहीं किया जा सका। आलमी मंडी में तेल की कीमतें नीचे आईं, मगर आवाम को पेट्रोल पर रिलीफ नहीं दिया जा सका। ना बिजली की कीमतें कम की गई, ना गैस की कीमतें कम हुई, और ना ही आवाम के दिन और रात बदले। हर हुकूमत इक़्तिदार में आते ही सबसे पहले महंगाई कम करने के नारे लगाती है, मगर इक़्तिदार मिल जाने के बाद आवाम को बहलाने के हीले बहाने ढूंढती है। कभी वसाइल नहीं, कभी ख़जाना खाली है, तो कभी कर्ज नहीं मिल रहा। कई बहाने और उसे सामने आते हैं, मगर जब ये जमातें अपोजिशन में होती हैं तब उन्हें वसाइल भी नज़र आते हैं, तब ख़जाने भी भरे हुए लगते हैं, और तब उन्हें सब ममालिक से पैसे भी मिलना आसान लगता है, सब पता होता है। मगर हुकूमत मिलने के बाद ये सब भूल जाते हैं, और अगर IMF और दूसरे मालियाती इदारों से कुछ मिल भी जाता है तब भी आवाम के हालात नहीं सुधरते, क्योंकि इस इमदाद को कर्जे मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार इस वक्त अमरीका में है। IMF के साथ इनकी बातचीत चल रही है, मामलात चल रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तानी मईशत डिफ़ॉल्ट की कंडीशन से निकल चुकी है। उन्होंने इंदिया दिया कि पाकिस्तानी कर्जे रीशेड्यूल कराने की भी कोशिश हो रही है, मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में वाज़ेह कमी देखने को मिल रही है। स्टेट बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्की ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं ये 7 अक्टूबर तक 13 अरब 24 करोड़ डॉलर रहे। ज़र मुबादला ज़खायर जो हैं गुज़श्ता हफ्ते में 34 करोड़ डॉलर कम हुए। स्टेट बैंक के अपने ज़खायर में 30 करोड़ डॉलर कम होकर 7.5 अरब डॉलर रह गए हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी के साथ मुल्क में महंगाई की शरह में भी इजाफा हो रहा है। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 18 अशियाए ज़रूरिया की जो कीमत थी 3 में इजाफा हुआ, 17 में कमी आई, जबकि 16 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। अगर मुल्क में महंगाई की लहर यूं ही बरकरार रहती और डॉलर एक सतह तक आने के बाद फिर से और बढ़ने लगता है तो इसके मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, डॉलर तो नीचे आ रहा है, ना तो महंगाई कम हो रही है, और सबसे अलार्मिंग सिचुएशन वो है हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनका कम होना। इसकी क्या वजूहात है कि डॉलर तो नीचे जा रहा है लेकिन हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर वो भी कम होते जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने एक बहुत मुनासिब सवाल किया है, और एक तरफ से ये कुछ अजीब सी बात है कि एक तरफ आपके रिजर्व्स जो हैं वो पिछले 3 महीने जो थे सितंबर के एंड तक तकरीबन आपके रिजर्व्स जो हैं वो 2 अरब डॉलर से भी ज़्यादा गिर चुके। और अलबत्ता कोशिश ये होती रही है पिछले कुछ हफ्तों से कि रुपए की कदर में इजाफा हो। उसका सिलसिला भी अब थोड़ा सा रुका है पिछले 2-3 दिन, और हल्के से रुपए की कदर में फिर से कमी शुरू हुई है। एक बात वाज़ेह कर दूं, आपने जो आदाद शुमार पेश किए उसमें आपने जिक्र ये किया है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 13 अरब डॉलर के करीब हैं। ये उस वक्त हैं जब आप इसमें फॉरेन करेंसी अकाउंट्स भी मिला लें, अच्छा, जो कि स्टेट बैंक के रिजर्व्स में नहीं शामिल किए जाते हैं। तो हमारे जो नेट रिजर्व जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेड के लिए वो 7.6 अरब डॉलर के लगभग इस वक्त सिर्फ मौजूद है, और ये बहुत ही परेशान कुन लेवल है। और इससे ज्यादा जो बहुत बड़ी परेशानी की वजह है कि बाहर से पैसा आना बिल्कुल तकरीबन रुक चुका है। अब आप ये देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो हर महीने एक रिपोर्ट देता है कि बाहर से कितना हमें एड या असिस्टेंस मिला है। आपको हैरत होगी कि साल भर में हमारी रिक्वायरमेंट तकरीबन 23 अरब डॉलर की है, और पहले 2 महीने में सिर्फ 400 मिलियन डॉलर आए हैं, 2%। और साथ इसकी क्या वजह है? बाहर से पैसा क्यों नहीं आ रहा है? लोग डर गए हैं, एतमाद नहीं है पाकिस्तान की इकोनॉमी की सिचुएशन देखकर। बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी पैसा भेजना बंद कर दिया। जी, अब आप ये देखिए कि सितंबर के महीने में हमारे जो रेमिटेंसेस हैं उनमें 12% कमी आई है, और पूरे 3 महीने में 6% कमी। वजह तो वाज़ेह ये है कि देखिए, इंटरनेशनल जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जिसमें बड़े नाम आपके S&P है, मूडीज है, फिच है, इन सब ने पहले पाकिस्तान को स्टेबल से नेगेटिव कर दिया, और अब उसके बाद में एक बहुत बड़ा स्टेप जो मूडीज ने लिया है
पाकिस्तान को CAA1 कैटेगरी में डाल दिया है, जो कि उन ममालिक में शुमार होता है। पाकिस्तान तो डिफॉल्ट के बहुत करीब आ चुके हैं, जिसमें ऐसे लोग हैं गाना। तो ये ज़र मुबादला के ज़खायर का कम होना, ये इंडिकेशन है डिफॉल्ट होने की, हम इसके करीब तर हैं? देखिए, परेशानी की बहुत ज़्यादा वजह अब हो चुकी है, और अगर हमें रीशेड्यूलिंग वगैरह करने में कामयाबी अनकरीब नहीं होती है, और जो बाहर से पैसा कमिट किया गया है फ्लड्स के लिए, अब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि हम 2 से ढाई अरब डॉलर पाकिस्तान को दे सकते हैं, अगरचे वो पुराने जो हमारे लोन्स जो ठीक नहीं चल रहे थे उससे निकाल कर देंगे, मगर लिक्विडिटी की बहुत ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान को, और रिजर्व्स की कमी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता। डॉक्टर साहब, इसकी एक बहुत बड़ी वजह आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बैलेंस का ना होना है। इंपोर्ट के आपके बिल जो हैं वो बढ़ते जाते हैं, एक्सपोर्ट आपकी ना होने के बराबर है। ज़ाहिर है एक्सपोर्ट नहीं होंगी, बाहर से पैसा नहीं आएगा, डॉलर्स नहीं आएंगे, तो ये बैलेंस तो इसी ये भी ख़राब होने की एक बहुत बड़ी वजह आप समझते हैं? देखिए, अल्लाह के फजल से कुछ बेहतरी ज़रूर आई है, आपके उसमें इंपोर्ट्स में कमी हुई है। हाँ। वाज़े तौर पर, और ये कुछ कंट्रोल्स गवर्नमेंट ने एक्सरसाइज किए, उसके नतीजे में कुछ कंट्रोल हुआ है, मगर दूसरी चीज़ों में कमी आ गई है ना। एक तरफ आपके रेमिटेंसेस कम हो गए, दूसरी तरफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर हो गया, और तीसरी तरफ बाहर से लोन्स और जो आपको क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है वो भी, जिस तरह मैंने कहा, सिर्फ 2% पे आके गिर गई है। तो ओवरऑल जो पोजीशन है तवाज़ुन अदायगी की, जिसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहते हैं, पहले 3 महीने में डेफिसिट तकरीबन 3 अरब डॉलर से ज्यादा होगा। ये हाल है। आलमी मालियाती इदारे की पाकिस्तान पर सब्सिडी की बजाय वो कह रहे हैं कि आपके जो अपने वसाइल हैं आप उनको ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपने वसाइल में इजाफा करें, एक्सपोर्ट पर तवज्जो दें। अब दुनिया भी हमें यही बात कर रही है कि अपने वसाइल पर तवज्जो दें बजाय इसके कि, लेकिन ज़ाहिर है आपको पता है सब्सिडी तो इसीलिए दी जाती है ना, ताकि आवाम का भी थोड़ा सा जो बोझ है, रिलीफ है, उसको दिया जा सके, आवाम का बोझ कम करें। तो ये क्या इस सिचुएशन में ये मुमकिन है कि सब्सिडी सारी ख़त्म करके आप जो है वो आवाम को ऐसे छोड़ दें? दरअसल जो IMF ने कहा है, वो मेरा अंदाजा यह है कि वो ये कह रहे हैं कि चूंकि बहुत से मुल्क ऐसे हैं जिनके हालात हद से ज्यादा खराब हो गए हैं, इस वक्त 25 मुल्क हैं दुनिया में जो डिफॉल्ट के करीब हैं। तकरीबन दुनिया का 1/6 पॉपुलेशन इस वक्त ऐसे मुल्कों में है जिनमें परेशान कुन हालात हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक शायद ये कह रहे हैं कि आप सब्सिडी अगर दें तो टारगेटेड सब्सिडी दें, यानी कि उन लोगों को पैसा पहुंचाएं जो वाकई गरीब हो गए हैं, करते हैं, परेशान हैं, और फूड शॉर्टेज। अब हमारे यहाँ आप देखिए कि हमने पेट्रोल की कीमत कम की, अब पेट्रोल तो गाड़ी वाले ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हाँ। ये तो नामुनासिब था। हमें दरअसल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि 300-350 अरब के लगभग है, उसको बढ़ा के 600-700 अरब तक ले जाना चाहिए, और वो पैसा डायरेक्टली जो टारगेटेड गरीब लोग हैं और जो खास तौर पे सैलाब से मुतासिर हुए हैं उनको भिजवाना चाहिए। ये करेक्ट प्रायोरिटी है, और इस लिहाज से वर्ल्ड बैंक जो कह रहा है वो मुनासिब कह रहा है। तो महंगाई कम होने के चांसेस आपको हैं कि अगले 6 महीने साल तक यही लोगों को इसी तरह के हालात फेस करने पड़ेंगे? डॉक्टर साहब, देखिए, हो ये रहा है कि तेल की कीमत जब उन्होंने 2 मिलियन बैरल्स पर डे कम किया ओपेक ने, तो कुछ अरसे के लिए बढ़ी, मगर चूंकि चाइना में शरह नमू कम हो चुका है और डिमांड कम हो गया है, तो फिर से डॉलर की प्राइस जो है आपके तेल की वो 92 या 90 की रेंज में आ गया है, वो जो कि अच्छी बात है। दूसरी तरफ बहुत से ऐसे आइटम्स हैं जिनमें नुमाया तौर पर कमी अल्लाह के फजल से हुई है। आपका जो पाम ऑयल की कीमत 40 से ज्यादा फीसद कम हो गई, फर्टिलाइजर की कीमत 15% कम हो गई, आपके अल्लाह के फजल से कॉटन की भी जो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा उसकी कीमत 12% कम हो गई। तो कीमतें कम हो रही हैं इसलिए कि वर्ल्ड रिसेशन में जा रहा है। इससे हमें फायदा यह है कि हमारे जो दरामदाद हैं उनकी कीमतें कम होंगी,
मगर साथ साथ एक और मसला जो है कि हमारे बरामदात की भी जो हमें कीमतें मिलेंगी वो भी कम होंगी। अब ये देखना है कि नेट बैलेंस क्या हो। सही। IMF के साथ जो मामलात आपको लगता है डार साहब गए हैं अमेरिका तय करने के लिए, रीशेड्यूल हो कर्जे अगर हमारे हो जाते हैं तो ये रिलीफ हमारे लिए कितना देरपा होगा और किस हद तक पाकिस्तान को जो है ना वो मदद मिलेगी इससे? ये बहुत अहम सवाल है। कल का स्टेटमेंट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो कहा है कि तकरीबन 27 यानी कि 27 अरब डॉलर का जो लोन है उसको हम जो बायलैटरल्स के साथ है यानी कि बेसिकली चाइना के साथ और पेरिस क्लब के ममालिक के साथ, उसको हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह से रीशेड्यूलिंग करवा लें। अगर ऐसा हो जाता है तो यकीनन इससे 2 से 2.5 अरब डॉलर की हमारी सालाना जो डेट रीपेमेंट है वो कम होगी। मगर हमें नया पैसा की भी बहुत जरूरत है। हमें कमर्शियल बैंकों से पैसे उठाने हैं, हमारे टारगेट्स हैं, हमें बॉन्ड फ्लोट करने हैं जो कि बहुत डिस्काउंट में हैं। तो ये रीशेड्यूलिंग से मसला कुछ कम होगा मगर पूरे तौर पर हल नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मौशियात फीस पाशा साहब मेरे साथ थे। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।